नमस्कार दोस्तों, स्टडी माइंड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राज्य सरकार के बारे में, जो कि सरकार के स्तर का दूसरा स्तर है। इससे पहले हम सरकार के स्तर के बारे में पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। सरकार के स्तर, भारत में सरकार के 3 स्तर हैं, यानी त्रिस्तरीय सरकार भारत में है। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा होती है स्थानीय सरकार। अब हम बात करते हैं स्तर क्या होता है। कोई भी व्यवस्था है या कोई भी चीज़ होती है जिसमें एक सीक्वेंसिंग या क्रम पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं स्तर। ठीक, अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इंडियन रेलवे से जो ट्रेन होती है उसमें 2 टियर या 3 टियर व्यवस्था होती है। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं 2 स्तरीय या त्रिस्तरीय व्यवस्था। जैसे इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, यह ट्रेन का कंपार्टमेंट है कोई, इसमें एक सीट नीचे है और एक सीट क्या है, ऊपर है सोने के लिए। तो इसको बोलते हैं लोअर बर्थ और इसको बोलते हैं अपर बर्थ। तो यानी इसमें 2 स्तर है, 2 क्रम है, इसलिए इसे हम 2 टियर बोलते हैं। यह एसी में पाया जाता है। और दूसरा होता है 3 टियर व्यवस्था, जिसमें सोने के लिए 3 सीटें होती हैं नीचे से ऊपर तक जो क्रम से, एक लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ और एक होती है अपर बर्थ। ठीक है, अपर बर्थ, मिडिल बर्थ और लोअर बर्थ, यह 3 टियर सिस्टम है, जो स्लीपर में और एसी में भी देखने को मिलता है। और यह केवल एसी में होता है, उससे मतलब नहीं एसी या स्लीपर से। तो मतलब इससे हम कंपेयर करेंगे, जो भारत में सबसे अपर लेवल की सरकार होती है, सबसे टॉप लेवल की, जो देश के स्तर पर काम करती है, उसे हम बोलते हैं केंद्र सरकार या राष्ट्रीय सरकार बोलते हैं। यहाँ सरकार लिख लीजिएगा, सरकार जो अपर लेवल पे काम करती है। दूसरी सरकार होती है राज्य सरकार, जो मिडिल लेवल पे काम करती है। और अपर बर्थ से नीचे वाली यानी केंद्र सरकार से नीचे वाली सरकार होती है, उसे हम राज्य सरकार कहते हैं। और तीसरी जो होती है, जैसे रेलवे में सबसे लोअर बर्थ होता है, वैसे ही सरकार के स्तर पे सबसे नीचे स्तर की सरकार को हम स्थानीय सरकार बोलते हैं। लेकिन बात आती है, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, क्या तभी से यह 3 स्तर की सरकार पाई जाती है? लेकिन ऐसा नहीं है। 1993 तक इसमें केवल 2 ही स्तर थे। कौन कौन से? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। कब तक? 1993 तक। लेकिन 1993 में 2 संविधान संशोधन किए गए। ठीक, 73वें और 74वें। 73वें के माध्यम से पंचायत को जोड़ा गया और 74वें के माध्यम से नगर पालिका को जोड़ा गया, जो लोकल स्तर पे शासन या सरकार चलाने का काम करते हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से, इसके माध्यम से पंचायत जोड़ा गया और इसके माध्यम से नगर पालिका जोड़ा गया। नगर पालिका, और यह जो है लोकल लेवल पे सरकार को संचालित करते हैं। और इसीलिए 1993 में, और ये दोनों संविधान संशोधन 1993 में किए गए थे, इसीलिए 1993 से एक तीसरे स्तर की सरकार बनी, जिसे हम बोलते हैं स्थानीय सरकार। ठीक है, लेकिन स्थानीय सरकार के बारे में कल बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे राज्य सरकार के बारे में। केंद्र सरकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं राज्य सरकार की। जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं, जो सरकार होती है, आम लोग जानते हैं, जो पार्टी सत्ता में जीत कर आती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बीएसपी हो, कोई भी हो, लोग समझते हैं कि सरकार वही है। लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार जो होती है कई संस्थाओं से मिलकर बनती है, और जो सरकार की अलग अलग संस्थाएं हैं, सरकार के अलग अलग कामों को करती हैं। जैसे कोई कानून के निर्माण का काम करता है, कोई कानून बनाता है, कोई उसको लागू करवाने का काम करता है, और कोई उसको उसकी रक्षा करता है ताकि उसके अनुसार शासन चल सके या चल रहा है कि नहीं, इसकी देखरेख करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सरकार के 3 संस्थाएं होती हैं, या सरकार के 3 अंग होते हैं। जैसे एक होता है विधायिका, ठीक, दूसरी होती है कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। ये सरकार के तीनों अलग अलग अंग हैं, और इन तीनों को मिला के विधायिका को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को मिलाकर हम सामूहिक रूप से सरकार कहते हैं। और यहाँ जो सरकार का स्तर है, राज्य के स्तर पर बात हो रही है, इसलिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो राज्य के स्तर पर निर्माण करते हैं, उसे हम राज्य सरकार कहते हैं। ठीक है, अब विधायिका का काम क्या होता है? यह जो होता है कानून या विधि निर्माण का काम करती है। कार्यपालिका जो होती है, यह जो कानून है या विधि है
उसको लागू करवाने का काम करती है, या जो दैनिक दिनचर्या के जो कानून है, जो पॉलिसी है, नीतियां हैं, उसको बनाने और फैसले लेने का काम करती हैं और उसको लागू भी करवाती हैं। ये काम होती है कार्यपालिका का। और तीसरा होता है न्यायपालिका, जो कि न्याय करने का काम करता है। जो यहाँ पे नीतियाँ बनी हैं, कानून बने हैं और यहाँ पे नीतियाँ बनी हैं, ठीक प्रकार से संचालित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रही हैं, किसी के मूल अधिकारों का हनन तो नहीं कर रही हैं, इसके देख रेख के लिए न्यायपालिका होती है। ठीक है। अब विधायिका का काम होता है विधि बनाना। अब विधायिका जब विधि बनाती है तो विधि बनाने के लिए ये सदस्य जहाँ इकट्ठे होते हैं, कहीं ना कहीं इकट्ठे होंगे और इसके कुछ सदस्य होंगे, कुछ लोग होंगे, वही लोग तो मिलकर विधि का निर्माण करेंगे। तो जो लोग मिलकर विधि निर्माण करने के लिए जहाँ इकट्ठे होते हैं उसे हम कहते हैं राज्य विधानमंडल। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जैसे एक खेत होता है, बड़ा सा खेत, उसमें हम अलग अलग क्यारियाँ बना देते हैं ताकि पानी चलाना, सिंचाई करना, ये सब चीज़ें आसान हो जाए। ठीक उसी प्रकार से जो राज्य विधानमंडल होता है, जो बड़े बड़े राज्य हैं, उनको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। और इंडिया में इनको दो भागों में बांटा गया है, एक उच्च सदन में और दूसरा निम्न सदन। ठीक है। उच्च सदन को हम बोलते हैं विधान परिषद और निम्न सदन को हम विधानसभा कहते हैं। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, जो सदस्य उसमें चुन कर जाते हैं, जो कानून निर्माण का काम करते हैं, उनको हम एमएलसी बोलते हैं। एमएलसी का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद का मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और विधान परिषद का मतलब होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उसके जो मेंबर होते हैं उन्हें हम एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उन्हें हम एमएलए कहते हैं। और विधानसभा को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और जो इसके सदस्य होते हैं एमएलए, इनका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वो है। अब हम बात करते हैं इनका चुनाव कैसे होता है, दोनों को हम देखते हैं। विधान परिषद जो होता है उसके सदस्य एमएलसी होते हैं। इनका चुनाव कई तरीकों से होता है और यह अस्थायी नहीं होता कि सभी राज्यों में अस्थायी रूप से हो, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। और एमएलसी का चुनाव कई तरीकों से होता है, उस तरीकों पे हम नहीं जाएंगे। जब इसके बारे में विधान परिषद के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तब उसको जानेंगे। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे इसकी कि जो विधानसभा के जो सदस्य एमएलए होते हैं, इनका चुनाव करता कौन है। इनका चुनाव आम जनता करती है। आम जनता जो होती है, नागरिक होते हैं, वे डायरेक्ट चुनाव के माध्यम से, प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से इनको चुनती हैं। जैसे हम पूरे एक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाता है और यहाँ से एक कैंडिडेट को चुनना होता है, ठीक ऐसे ही पूरे के पूरे राज्य को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि जनता चुनकर कहाँ भेजती है, विधानसभा में भेजती है। तो वे कहलाते हैं एमएलए, जिनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। चुनकर जब जाएंगे यहाँ पे तो जाहिर सी बात है, चुनाव का मतलब ही होता है हमने अपने निर्णय लेने का अधिकार किसी और को सौंप दिया है और हमारे बिहाफ पे, हमारी तरफ से जिसको हमने चुना है, जिसको सौंपा है अपने अधिकार, वह निर्णय लेगा। लेकिन अगर हमने उसको अधिकार सौंपा है निर्णय लेने का, तो हम उससे पूछेंगे भी कि तुमने यह निर्णय क्यों लिया है। और निर्णय अच्छा है तो हम क्यों पूछेंगे, लेकिन निर्णय खराब है तो हम पूछेंगे ऐसा निर्णय तुमने लिया क्यों है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एमएलए होते हैं, जब जनता चुनती है तो उनको बताने के लिए भी जवाबदेह है, उनको उत्तर देने के लिए भी जवाबदेह है कि तुमने कौन सा निर्णय लिया है और क्यों लिया है। इसीलिए जो उत्तरदायित्व होता है एमएलए का, आम जनता के प्रति होता है। ठीक है। इसीलिए जो आम जनता होती है, इससे कोई डरे ना डरे, लेकिन जो नेता होते हैं बहुत भयभीत रहते हैं। अगर यह आम जनता सड़क पर आ गई तो उनकी सत्ता चली जाएगी। इस बार न जाए, अगली बार तो पक्का चली जाएगी, क्योंकि फिर से अगली बार यही जनता और वही प्रतिनिधि जो होंगे एमएलए फिर से चुनाव लड़ेंगे और ये जनता जब इनसे नाखुश हो जाएगी तो इनको चुनाव में जिताएगी नहीं, इनको हरा देगी, वोट नहीं करेगी तो हार जाएंगे। इसीलिए सभी के सभी विधायक, सांसद जो भी हो, सभी के सभी भयभीत रहते हैं आम जनता से। इस प्रकार हमें जनता की महत्ता समझ में आती है और पूरे के पूरे इस सिस्टम में, सरकार के सिस्टम में या देश के सिस्टम में जनता सेंटर में होती है, केंद्र में होती है और सबका ध्यान किधर होता है, आम जनता की तरफ होता है, आम जनता की तरफ होता है। और इसीलिए और हमको भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसकी पहली लाइन ही है, हम भारत के लोग। ठीक। तो भारतीय संविधान की जो पावर है, जो सत्ता है उसको भी स्थापित कौन करता है, हमारी जनता करती है। और यह बात हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उससे हमको पता चलती है। तो ये तो रही बात विधानमंडल की। लेकिन अब ये बात आती है जो उच्च सदन होता है,
इसको विधान परिषद होता है, इसको उच्च सदन क्यों कहते हैं? इसको उच्च सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अस्थायी सदन होता है और इसके सदस्य कभी एक साथ जो है पदच्युत नहीं होते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड पे यह पदच्युत होते हैं और इसीलिए यह कभी भंग नहीं होती है। इसीलिए विधान परिषद को हम उच्च सदन कहते हैं। लेकिन एक फिक्स टाइम के बाद विधानसभा जो होती है उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, भंग हो जाती है और इसीलिए इसको हम निम्न सदन कहते हैं, भंग होने की वजह से। तो क्या विधान परिषद और विधानसभा यह सभी राज्यों में है? तो विधानसभा तो सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। क्यों नहीं है? अभी हमने एग्जाम्पल दिया था, जो बड़े बड़े राज्य हैं, जो बड़े बड़े खेत के प्लॉट होते हैं, उसको हम क्यारियों में बांट देते हैं। लेकिन जो छोटा ही प्लॉट है, एक क्यारी का ही है, उसको हम क्यों बांटेंगे? उसको बांटने की जरूरत तो है नहीं, तो उसमें एक ही क्यारी होगी, वही खेत होगा। इसीलिए जो बड़े बड़े राज्य हैं उसमें विधान परिषद होती है, जो छोटे छोटे राज्य होते हैं उसमें विधान परिषद नहीं होती है। अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं, या ऐसे भी एक ट्रिक है इसका, एटीएम बिकाऊ है। एटीएम बिकाऊ है। कौन सा एटीएम बिकाऊ है? विधान परिषद का एटीएम बिकाऊ है। ए का मतलब होता है आंध्र प्रदेश, टी का मतलब हो गया तेलंगाना, एम का मतलब हो गया महाराष्ट्र, बी का मतलब हो गया बिहार, का मतलब हो गया कर्नाटका और ऊ का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश यानी यूपी। तो यह 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है और विधान परिषद यह अस्थायी नहीं होता, इसको समाप्त और इसको बनाया भी जा सकता है। इसके बारे में हम जब राज्य पढ़ेंगे इत्मीनान से तब पढ़ेंगे, ठीक है। अब यह बात आती है राज्यपाल की क्या इसमें भूमिका है। राज्यपाल की भूमिका इसलिए है, जैसे जब हम कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं तो उसको प्रमाणित करवाने की जरूरत पड़ती है, तो हम ऐसे एक सक्षम अधिकारी को पकड़ते हैं जिसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो मुहर लगाए, अपना सिग्नेचर करे और जिससे उस जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसकी प्रमाणिकता बढ़ जाती है और वह सही माना जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है। इसीलिए ये 2 सदन मिलकर जो कानून बनाते हैं उस पर अंतिम मुहर या प्रमाणित कौन करता है? उसको राज्यपाल करते हैं राज्य के लेवल पे। इसीलिए राज्यपाल की जरूरत विधानमंडल में पड़ती है। जैसे देश के स्तर पे राष्ट्रपति की पड़ती थी, वैसे ही राज्य के स्तर पे राज्यपाल की पड़ती है। अब राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है या ये कहाँ से आते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करते हैं। जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है सेंट्रल लेवल की, केंद्र के स्तर की, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल की हर राज्यों में नियुक्ति करते हैं। ये तो बात रही विधानमंडल की। लेकिन एक बात और, जो विधानसभा होती है, क्या सभी राज्यों में तो विधानसभा है, लेकिन अब बात आती है यूटी की, यूनियन टेरिटरी की, क्या सभी यूटी में विधानसभा है? तो नहीं। 3 ऐसी यूटी हैं जहाँ पे विधानसभा है और 3 यूटी कौन कौन सी है इसके बारे में देखते हैं। एक ट्रिक है दीपक। क्या है? दीपक। तो दी से दिल्ली, प से पौंडीचेरी और क से जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 ऐसी यूटी हैं जहाँ पे विधानसभा है। यह प्रश्न कई बार का पूछा हुआ है। लेकिन जम्मू और कश्मीर ऐसी यूटी है जिसमें अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन परिसीमन आयोग ने अपनी अधिसूचना जारी कर दी है, सीटों का आवंटन कर दिया है, सब कुछ हो चुका है। जल्द ही यहाँ पे चुनाव देखने को मिलेगा। ये तो रही बात विधायिका की। दूसरी बात हम करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका हम बात कर चुके हैं, जो दैनिक दिनचर्या के काम होते हैं उसके फैसले लेती है और नीति निर्माण का काम करती है, नीतियाँ भी बनाती है और उसको लागू करवाने का भी काम करती है। तो कौन नीति का निर्माण करता है, कौन फैसले लेता है और कौन उसको लागू करवाता है, इसको देखते हैं। तो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। अस्थायी कार्यपालिका हम उस कार्यपालिका को कहते हैं जिनका एक लिमिटेड का जो कार्यकाल होता है, या हम कह सकते हैं या जिनका कार्यकाल फिक्स ही नहीं होता है। अगर विधानसभा भंग तो अस्थायी कार्यपालिका भी भंग यानी खत्म हो जाती है, इसीलिए इसे अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। और दूसरी होती है अस्थायी कार्यपालिका। इनका एक टाइम पीरियड होता है, लंबा अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है और इनका जो कार्यकाल होता है अस्थायी होता है। इनके समाप्त होने का भय, डर नहीं होता है कि समाप्त हो जाएंगी, इसीलिए इनको अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। अब दोनों में होता कौन कौन है? इसमें होती है मंत्रिपरिषद और अस्थायी कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद जो होते हैं ये नेता होते हैं। तो इसमें जो सभी के सभी इस कार्यपालिका में नेतागण होते हैं, इसीलिए इसको हम अस्थायी कार्यपालिका को हम राजनीतिक या राजनैतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। राजनैतिक कार्यपालिका भी कहते हैं इनको, ठीक। और इनको हम अस्थायी कार्यपालिका को हम
नौकरशाही भी बोलते हैं ये, क्योंकि इसमें नौकरशाह यानी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, IAS IPS होते हैं, इसीलिए इनको हम नौकरशाह कहते हैं। मंत्री परिषद, अब ये मंत्री परिषद आते कहाँ से हैं, इसके जो कार्यपालिका के सदस्य आते कहाँ से हैं, तो ये कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, मंत्री परिषद होती है जो विधानसभा यानी निम्न सदन में जिस पार्टी को बहुमत मिला होता है उसी पार्टी के लोग, कुछ लोग मिलकर मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं और अस्थायी जो कार्यपालिका का निर्माण करते हैं और इससे संबंधित जो भी दैनिक दिनचर्या के काम है, नीतिगत फैसले लेते हैं और नीति निर्माण का काम करते हैं। लेकिन फिर बात ये आती है फिर इनकी जरूरत क्यों है अस्थायी कार्यपालिका की। अस्थायी कार्यपालिका की जरूरत इसलिए है जो मंत्री परिषद होते हैं यह नीतिगत फैसले करते हैं, जो फैसले लेने हो और नीति के निर्माण का काम टॉप लेवल पे करते हैं। और जो अस्थायी कार्यपालिका होती है, जो नीति निर्माण होती है, ये इसमें क्या करते हैं, इनका जो नौकरशाह होते हैं, अस्थायी कार्यपालिका होती है, ये इनको सहयोग करती है या नीति निर्माण में हेल्प करती है अस्थायी कार्यपालिका। और जब नीति निर्माण बन जाता है, जो टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाह होते हैं, सचिव लेवल के, मिलकर नीति निर्माण करवाते हैं, नीति बन जाती है या फैसले लेते हैं। फिर उसके पश्चात जो मंत्री परिषद या अस्थायी कार्यपालिका फैसले लेती है उसको यह क्या करते हैं, भेज देते हैं किसको, अस्थायी कार्यपालिका को। और जो ग्राउंड लेवल पे हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर गांव के लेवल पे अधिकारी होते हैं और उनके माध्यम से जो फैसले होते हैं नीचे तक भेजते हैं। किसके माध्यम से, नौकरशाहों के माध्यम से, कि तुम फैसला ऊपर ले लिया गया है और तुम इसको लागू करवाओ। तो अस्थायी कार्यपालिका होती है जमीनी स्तर पे उन फैसलों को लागू करवाने का काम करती है और इनकी नियुक्ति होती है और बाकायदे ये तो चुनाव के माध्यम से चुनकर आते हैं। और इनके एग्जाम के लिए UPSC नाम की एक संस्था होती है जो इनका एग्जाम लेती है और चुनती है जो योग्य होते हैं, इसमें आते हैं UPSC। तो बात ये आती है जो मंत्री परिषद होते हैं इनको सलाह कौन देता है, इनको सलाह नौकरशाह देते हैं और जो कि मंत्री परिषद को सलाह देते हैं और उसी सलाह के अनुसार मंत्री परिषद काम करते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय मंत्री परिषद का होता है या मंत्रियों का होता है। और मंत्री परिषद जो होती है, ठीक, यह किसी भी विभाग अपने काम के लिए यही उत्तरदायी होती है और यह मंत्री परिषद जो होते हैं नौकरशाहों को नियंत्रित करते हैं, इनकी पोस्टिंग कहाँ करनी है, ट्रांसफर कहाँ करना है, ये इनको कंट्रोल करने का काम कौन करती है, मंत्री परिषद करती है। लेकिन अंततोगत्वा कंट्रोल इस पर किसका होता है, जो केंद्र सरकार होती है उनका होता है, क्योंकि यह राज्यों में भले ही भेज दिए जाते हैं लेकिन नियंत्रित किससे होते हैं, जो टॉप लेवल पे यह सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब इनको अच्छी पोस्टिंग चाहे कहीं भी जो करना हो तो ये सब कौन करेगा, मंत्री परिषद करेगा। ट्रांसफर कौन करेगा, मंत्री परिषद ही करती है राज्य की। तो ये क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं और इसके अनुसार ये काम करते हैं। और काम ग्राउंड लेवल पे नौकरशाह ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है कि यह नीति बनाया था, किसी जिले में लागू क्यों नहीं हुआ है। जैसे हम शौचालय की बात करें, ये टॉप लेवल पे फैसले लिए गए और ग्राउंड लेवल पे देखा गया कि शौचालय बने हैं कि नहीं बने हैं। इसीलिए आप लोग देखा होगा कि जो DM साहब, SDM साहब लोग हैं, DM SDM हर जगह के हैं, इन्होंने इसको दिन रात एक करके लागू करवाया। क्योंकि अगर लागू नहीं करेंगे तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी। तो इनकी जिम्मेदारी किसकी तरफ होती है, मंत्री परिषद की तरफ है, जिनके लिए यह जिम्मेदार होते हैं। जो फैसले लिया है मंत्री परिषद ने करने के लिए ये बाध्य होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सिस्टम चलता है। अब बात करते हैं जो मंत्री परिषद में कौन कौन से लोग होते हैं, एक बात और देखिए इसको। और जो मंत्री परिषद होती है, नौकरशाह जिम्मेदार किसके प्रति होते हैं, मंत्री परिषद के प्रति। क्या मंत्री परिषद भी किसी की जिम्मेदारी होती है किसी के प्रति, तो यह क्योंकि विधानसभा के प्रति जिम्मेदार इसलिए होते हैं जो इसी के कुछ सदस्य मिलकर मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। अगर काम खराब हुआ, अच्छा हुआ, तो जब इसकी बैठक होगी विधानसभा की तो उसमें इनसे सवाल पूछे जाएंगे, इनको जवाब देना होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या किया, चाहे पैसे कहाँ गए, कुछ भी, तो इनको जवाब देना होगा। तो ये जिम्मेदार किसके प्रति होते हैं, विधानसभा के प्रति होते हैं। या हम कहें अंततः अब विधानसभा किसके प्रति जिम्मेदार होती है, जनता के प्रति। तो हम कह सकते हैं कि मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है, जनता के प्रति जिम्मेदार होती है। अब जो मंत्री परिषद है, हम कहें इतना बड़ा ये मंत्री परिषद है, ठीक है, इसमें जो टॉप लेवल पे होते हैं CM होते हैं। ठीक, पूरे के पूरे मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, राज्य के स्तर पे होते हैं CM, चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और उनके अंडर में जो मिनिस्टर्स वगैरह काम करते हैं। ठीक है, तो यह राज्य के मंत्री परिषद के मुखिया होते हैं। उनके नीचे होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में कौन होते हैं, स्टेट मिनिस्टर। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं,
कैबिनेट मिनिस्टर वे मिनिस्टर होते हैं जिनको बड़े विभाग मिले होते हैं, क्योंकि राज्यों में मंत्रालय नहीं होते, तो राज्यों में बड़े बड़े विभाग होते हैं। तो वे मिनिस्टर जिनको राज्यों के बड़े बड़े विभाग मिले होते हैं उन्हें हम कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। और जब बहुत बड़े बड़े विभाग हैं तो उनको काम करने में दिक्कत होगी, तो उनके सहयोग के लिए कुछ स्टेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, उसी विभाग से संबंधित होते हैं। और एक मिनिस्टर होते हैं स्टेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र प्रभार वाले। ये ऐसे मिनिस्टर होते हैं जो इनके पास स्वतंत्र विभाग होता है, लेकिन ये विभाग छोटे छोटे होते हैं, बड़े विभाग नहीं होते हैं, इसीलिए इनको स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट कहा गया है। और उसके पश्चात होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर, और यह सबसे छोटे स्तर के मिनिस्टर होते हैं। और यह किस लिए होते हैं? स्टेट मिनिस्टर या जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, अगर काम बढ़ गया तो उनकी सहायता के लिए डिप्यूटी मिनिस्टर होते हैं। अब ये बात आती है, ये जो मिनिस्टर हैं, क्या इनकी सहायता या इनको सलाह के लिए या सहायता के लिए कौन से अधिकारी होते हैं? तो सबसे टॉप लेवल पे जो सीएम होते हैं, इनकी सलाह के लिए या सहायता के लिए एक सेक्रेटरी होते हैं जिनका नाम है चीफ सेक्रेटरी, और यह राज्य के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। राज्य के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें केंद्र के स्तर पे, तो वहाँ पे सबसे बड़े अधिकारी को हम बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि देश के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। अब हम बात करते हैं, ये बहुत पावरफुल होते हैं, पूरा देश इन्हीं के, पूरा का पूरा जो राज्य होता है यह चीफ सेक्रेटरी के कंट्रोल में होता है, पूरे के पूरे ब्यूरोक्रेट्स को यही कंट्रोल करते हैं, ठीक। तो यह सीएम को सलाह देते हैं या सीएम की सहायता के लिए काम करते हैं। उसके बाद होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, इनको सलाह देने के लिए सेक्रेटरी होते हैं, जो सचिव होते हैं, जो कि आईएएस ऑफिसर भी होते हैं। स्टेट मिनिस्टर को सलाह देने के लिए भी सेक्रेटरी होते हैं। स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट को भी सलाह देने के लिए सेक्रेटरी होते हैं। और डिप्यूटी मिनिस्टर को भी सलाह देने के लिए क्या होते हैं? सेक्रेटरी होते हैं। ये तो बात रही कार्यपालिका विधायिका की। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका। आप सभी जानते हैं न्यायपालिका जो होती है विवादों का निपटारा करती है, जो कानून बने हैं उनको उनकी रक्षा करने का प्रयास करती है। लेकिन जो कानून जो हमारे यहाँ न्यायपालिका है, जो उसका बनावट है उसकी, वह एकीकृत है, एक सीढ़ी के नुमा स्ट्रक्चर है उसका। तो हम जो ग्राउंड लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, हाई कोर्ट के लेवल पे है, या जो सेंट्रल लेवल सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे है, तो हम न्यायपालिका को इकट्ठे पढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। इसीलिए आज रहा राज्य सरकार, और हम कल बात करेंगे अपने स्थानीय सरकार के बारे में, जो कि बहुत मजेदार टॉपिक है। कल हम उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।